Hi guys, I'm Preksha Jain and this is ICSE Thought Well by Unacademy और आज हम पढ़ेंगे वन शॉट में मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. दिस इज चैप्टर 14 ऑफ योर ICSE क्लास 10 सिलेबस हिस्ट्री एंड सिविक्स. हमने ऑलरेडी द यूनाइटेड नेशंस कर लिया है वन शॉट में. जिसने अगर वो चैप्टर नहीं देखा है पहले उसका वन शॉट कंप्लीट करना ऑफ कोर्स जरूरी है क्योंकि ये फ्लो में चल रहा है, राइट. यूएन मेजर एजेंसीज और नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो एक आप कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में डाल सकते हो. वर्ल्ड वॉर्स और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स दूसरे ब्रैकेट में डाल सकते हो. एंड अगर जिसने भी सिलेबस के एनालिसिस किया है, वैसे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ला ही रही हूँ, लेकिन जिसने सिलेबस का थोड़ा बहुत भी एनालिसिस किया उसको ये पता होगा कि लॉन्ग आंसर्स के लिए या तो आप पहले 3 के चैप्टर्स का प्रिपेयर कर सकते हो या फिर इन तीनों का. तो जिन बच्चों ने ये 3 चैप्टर्स चुने हैं फॉर अटेम्प्टिंग योर लॉन्ग आंसर्स, उनके लिए तो ये चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू जिसने लॉन्ग आंसर्स के लिए इसको नहीं भी किया है बट MCQs और 2 मार्कर्स के लिए जो आपका सेक्शन ए बनेगा उसके लिए तो आपको सारे ही चैप्टर्स अच्छे से करने हैं. तो अभी टाइम है, हम इसका वन शॉट में इस चैप्टर को निपटा सकते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर ज्यादा इधर उधर की बातें किए बिना. सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यूएन का, क्योंकि ये एजेंसीज तो यूएन की ही है. सिलेबस के हिसाब से यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, ये 3 एजेंसीज ही हमें करनी है. इनके फंक्शंस पूछे जाएंगे तो ये हमें अच्छे से करनी है, ठीक है. लेकिन इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए क्योंकि घूम फिरा के ही पूछेंगे, CFQs की तरह ही पूछते हैं आजकल. कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देंगे जो आपको अटेम्प्ट 100% अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी इसका इंट्रोडक्शन होना, एक ब्रीफ आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है. अब आ जाते हैं यूएन के बारे में. थोड़ा बहुत हमने देखा ही है, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में यूनाइटेड नेशंस बनी थी अक्टूबर 1945 में. ये डेट्स याद रखनी पड़ेगी आपको, थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए. मान लीजिए मैच तो फॉलोइंग में पूछ लिया, डायरेक्टली नहीं पूछ रहे व्हेन वाज दिस सेटअप, ठीक है. यूनिसेफ के एस्टैब्लिशमेंट डेट कोई नहीं पूछ रहा है आपको डायरेक्टली, मैच तो फॉलोइंग में पूछ लिया तो एक ब्रीफ आइडिया होना दिमाग में जरूरी है. विच इज वाई, चलो मैं आपको आगे बताती हूँ. एक शीट हम बनाएंगे, उस हिसाब से उसको आप पढ़ भी सकते हो आराम से. चलो, पीस, वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये मोटा मोटी जो 3 वर्ड्स है, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. और इसके ऑर्गन्स जो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, ऑर्गन्स जो थे UNGA, UNSC एंड ICJ. मैं एक्रोनिम्स बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स यू नो द फुल फॉर्म्स, वी हैव स्टडीड द यूनाइटेड नेशंस चैप्टर. ये एजेंसीज को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें चाहिए था सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस जो कंट्रीज की थी. अब देखो, लीग ऑफ नेशंस तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया, लेकिन यूएन ने क्या किया, अपने जो एम्बिट है इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस वो बहुत बढ़ा दिया. एम्बिट यानी दायरा जो होता है कि मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा. तो यूएन की इंपॉर्टेंस उस तरह से बहुत बढ़ गई. तो इसी वजह से ये जो एजेंसीज है, ये तरह तरह के जो जहाँ इनको लगता है कि कंट्रीज़ को इस एरिया में नीड है. एंड आई कीप रिपीटिंग, कहीं भी पॉवर्टी होती है वो दूसरे किसी कोने में प्रॉस्पेरिटी के लिए थ्रेट होती है. तो आप ये मत सोचना कि अफ्रीका में पॉवर्टी है तो वो इंडिया में अफेक्ट नहीं करेगा, या इंडिया में कुछ हो रहा है तो वो बाहर की कंट्रीज में अफेक्ट नहीं होगा. वर्ल्ड इज कनेक्टेड इन सच अ वे कि कहीं भी कोई थ्रेट होता है, कोई गरीबी होती है, कोई कैलामिटी आती है, उसका इफेक्ट वर्ल्ड ओवर हमें फील होता ही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है. तो इस वजह से ये एजेंसीज बनाई गई अलग अलग इश्यूज को टैकल करने के लिए. अब सबसे पहले हम जो एजेंसी पढ़ेंगे वो है हमारी यूनिसेफ. यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. अब ये जो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बना था, तो ये क्यों बना होगा? आप अपने हिसाब से भी अगर इसको सोचो, यूएन का बना था वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में, तो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड किसके लिए बना होगा? लॉजिकली बताया जा सकता है, राइट, कि जो भी बच्चे थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में सफर कर रहे थे. देखो, वर्ल्ड वॉर 2 it was a disastrous world war, right? One of the most destructive wars we have ever seen in human history. उसमें क्या हुआ, बहुत बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हो गए, बहुत बच्चे अपने घर से अलग हो गए, मिसिंग चिल्ड्रन की बात आने लगी. तो ये इन बच्चों के लिए इनका डेवलपमेंट कैसे होगा? बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर जनरेशन, राइट. यही जनरेशन बड़े होकर हमारी इकोनॉमी को संभालेगी, यही हमें भी संभालेगी, है ना. तो टू रेज हेल्दी चिल्ड्रन, साउंड माइंड वाले चिल्ड्रन, एजुकेटेड चिल्ड्रन, इन चीज़ों को, इन नीड्स को मीट करने के लिए यूनिसेफ का फाउंडेशन हुआ था, ठीक है. उसके बाद जो पोस्ट वॉर यूरोप है, अब जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो मेजरली यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था, राइट. तो वहाँ पे जो बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनको अटेंशन देने के लिए, उनकी देखभाल के लिए यूनिसेफ को बनाया गया था,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये, चलो ये तो इमीडिएट इनका जो रीजन था ये था। अब उसके बाद जब ये बच्चे को संभाल लिए गए, इसकी तरफ देखभाल होने लगी, उसके बाद उसका क्या रीजन, इसका रैशनल क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कि डेवलपिंग नेशंस इन द वर्ल्ड जितने भी है उनके बच्चों पे भी हम ध्यान देंगे, जो भी गरीब बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं, इनकी हेल्थ के हिसाब से, इनकी ओवरऑल वेलबींग के हिसाब से हम इसको यूनिसेफ को बनाए रखेंगे। ठीक है। अब करंटली ये एजेंसी को इसलिए क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो ये जो इमरजेंसी है वो हट गया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, लेकिन इसको बोलते आज भी यूनिसेफ ही है। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। ठीक है। इसके जो ऑफिसेज है वो बहुत 200 प्लस कंट्रीज में इसके ऑफिसेज आज है, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। अब आपको इस तरह से हेडक्वार्टर्स थोड़े बहुत याद रखने जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में अगर आप लिखोगे यू विल फेच मोर मार्क्स, सीधी सी बात है। ठीक है। तो न्यूयॉर्क में और कौन कौन से थे, यूएनएससी का हेडक्वार्टर है, यूएनजीए का हेडक्वार्टर है, ये भी न्यूयॉर्क में। इनफैक्ट जो प्रिंसिपल ऑर्गन है अदर देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑल ऑफ देयर वर इन न्यूयॉर्क। अब आगे हम पढ़ते जाएंगे। अब देखो इसको ना याद करने के लिए यहीं मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह का चार्ट जरूर बना लेना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऑर्गन्स या एजेंसीज को याद कैसे करेंगे हम आपको मैं पहले बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ऑर्गन्स या फिर एजेंसीज, इस तरह की टेबल बना दो। यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे डेट और हेडक्वार्टर, इनका डेट यानी एस्टैब्लिशमेंट वाली डेट। ठीक है। कुछ कुछ 1946 में बने, 1947 में बने, ये इनके एस्टैब्लिशमेंट की डेट आ जाएगी। यहाँ इनका की ऑब्जेक्टिव, जो एक ही लाइन में जो ऑब्जेक्टिव आपकी टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, या फिर मैंने अपने जो पीपीटी में आपसे पढ़ाती हूँ मैंने उसमें भी ऐड कर रखा है, वो ऑब्जेक्टिव डालना है। और उसके बाद इसके ब्रीफ में फंक्शंस डालने हैं, छोटे छोटे शॉर्ट हैंड में लिखना। मैंने आपको नोट मेकिंग वीडियो में ये ऑलरेडी बता दिया कि फंक्शंस को किस तरह से लिखना है। ठीक है। छोटा छोटा शॉर्ट हैंड में ही लिखना है, बट इस तरह से इसके फंक्शंस भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह की शीट आप एक बना लो इन दोनों चैप्टर्स के लिए। कुल मिला के टोटल कितनी आएगी, 6 एजेंसीज आएगी या ऑर्गन्स आएंगे। इन 6 का आपको इस तरह से एक पूरा टेबल फॉर्मेट में शीट बना लेना है। ठीक है। तो इससे क्या, चैप्टर आपको विजुअली बहुत सिस्टमैटिकली समझ में आने लगेगा क्या क्या चीजें हैं। अगर आप पैराग्राफ वाइज बनाओगे, जो कि मैं हमेशा एडवाइस, आई ऑलवेज एडवाइस अगेंस्ट इट कि डू नॉट मेक योर नोट्स इन पैराग्राफ फॉर्म, बिकॉज एंड में वो पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टीडियस होता है। जब आप इस तरह से स्प्रेड आउट देखते हो ना इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली, पढ़ने में बहुत ईजी हो जाता है, दिमाग में भी चला जाएगा। सो डू दैट, इस चैप्टर के साथ साथ ये खत्म कर देना काम। ठीक है। अब आ जाते हैं, तो इस चीज को आप कहाँ डालोगे, न्यूयॉर्क को वापस उस टेबल में। चलो अब आते हैं इनके जो फंड्स है, यूनिसेफ जो है वो तरह तरह की कंट्रीज में काम करता है। इसके फंड्स कहाँ से आते हैं, तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं बाय गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्रीज। यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, वो देखती है कि बहुत ज़्यादा हमसे भी पुअर कंट्रीज है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, दे आर सफरिंग, कहीं पे कोई कैलामिटी आ जाती है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो इंडिया भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या करेगी, वॉलंटरी डोनेशन क्लेम करेगी कि चलो हम इतना डोनेशन इनको देंगे। इस तरह से गवर्नमेंट्स की डोनेशंस आती है, या फिर प्राइवेट एजेंसीज की भी डोनेशंस आती है। मान लीजिए टाटा फाउंडेशन है या रिलायंस का कोई CSIR है, इस तरह के जो बड़े बिजनेस हाउसेज है वो भी अपने CSR एक्टिविटीज में डोनेशंस इस तरह की एजेंसीज को देते ही देते हैं। और सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है, थ्रू वेरियस फंड रेजिंग एक्टिविटीज। अब देखो फंड रेजर तो आपको पता ही होगा कि क्या है, कि हम फंड रेजिंग एक्टिविटीज बहुत सारी कभी कभी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स करते हैं। ठीक है। ताकि जरूरतमंदों को मदद पहुंच सके। तो ये ग्रीटिंग कार्ड क्या चीज़ हुई, ग्रीटिंग कार्ड जैसे आप गिफ्ट कार्ड खरीदते हो ना, वैसी ही चीज़ होती है। तो यूनिसेफ जो है वो हर साल सालाना कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजेगा, उसमें आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लिखोगे एंड यू विल डोनेट इट फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। ये ग्रीटिंग कार्ड हुआ। ठीक है। एंड दैट कैन बी डन इंडिविजुअली एज वेल एज थ्रू सच ऑर्गेनाइजेशंस। अब उसका ऑब्जेक्टिव देखो, तो मैंने आपको क्या कहा नेक्स्ट टेबल में, कि ऑब्जेक्टिव इस तरह के हर एजेंसीज का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मोटा मोटी, जो आपको पता होना चाहिए। तो इधर क्या है, ये टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन का फंड है, तो चिल्ड्रन तो आएगा ही, बच्चों के लिए ही बनी है, लेकिन किस तरह से, डेवलपिंग कंट्रीज में। अब डेवलप कंट्रीज के पास तो दे हैव इनफ बजट कि वो अपने बच्चों का ध्यान, अपने जो कंट्री में जितने भी बच्चे हैं उनका स्पेशली ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कुछ कंट्रीज में, इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी हम देखते हैं कि एजुकेशन का जो लेवल है जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को मिलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज है उनको जो एजुकेशन मिलता है, और आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, प्रिविलेज सेक्शन जो एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे, और ये तो मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, बहुत जगह बहुत कंट्रीज़ में खाने को भी नहीं मिल रहा है बच्चों को,
न्यूट्रिशन जो होता है वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो कितनी डेडली डिजीजेस का बड़े होकर सामना करते हैं या बचपन में ही अपनी लाइफ खो देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इन इंडिया वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रिविलेजेस, क्योंकि बहुत ही रेयर होती है जो हमें प्रिविलेजेस मिली है अच्छे एजुकेशन की। अगर आप मुझे अभी देख पा रहे हो, सीख पा रहे हो, ये आपको एक बहुत बड़ी प्रिविलेज मिली है जो लाखों बच्चों को इस दुनिया में नहीं मिल रही है, और उन बच्चों के लिए यूनिसेफ काम कर रहा है इस तरह का, ठीक है। सो वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, एंड इट इज डन बाय व्हाट, लो कॉस्ट कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। अब कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज क्या होती है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक एक्चुअली कीवर्ड है अगर आप अपने फंक्शंस ऑफ यूनिसेफ में ये लिख रहे हो, ठीक है। लो कॉस्ट कम्युनिटी बेस्ड, तो आप एग्जांपल लो, जैसे इंडिया में जो रूरल विलेजेस होते हैं वहाँ पे आपने एक टर्म सुनी होगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, राइट। आंगनवाड़ी वर्कर्स होती क्या है, ये वहीं पे जो बेस्ड है, वहाँ पे जो विमेन है वो वहाँ पे बैठी हुई होती है, रूरल एरियाज में ही वो बेस्ड होती है, आसपास की आंटीज होती है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती है एज एन आंगनवाड़ी वर्कर। और वो करती क्या है, जो भी मदर्स हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज की मदर्स होती है, उनको क्या क्या वैक्सीनेशन देना है, उनकी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं वो, ये सारा जो काउंसलिंग होती है, ये जो पूरा एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है, वो मदर्स को और उनकी जो न्यूबॉर्न बेबीज को किस तरह से बेस्ट तरीके से ध्यान रखा जाए उनकी हेल्थ का, वो एजुकेशन वो देती है। तो ये क्या होता है, लो कॉस्ट हमने क्या किया, कम्युनिटी को यूज किया टू एजुकेट अ वुमन, राइट। हमने अलग से कोई एजेंसी हायर नहीं करी है, बाहर से कहीं शहरों से नहीं जाना पड़ता है, ये गांव में ही बेस्ड औरतें होती है जिनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यूनिसेफ भी इसी तरह से काम करती है, लोकल कम्युनिटीज जो होती है उनकी सर्विसेज को अवेल करती है, उनको ट्रेनिंग देती है फॉर चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वैक्सीनेशन। अब आप इधर देखो, हेल्थ, न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन, ये तीनों ही जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है, राइट। आपने देखा होगा पोलियो का जो होता है 2 बूंद जिंदगी की, इस तरह का जो ये वैक्सीनेशन होता है, अमिताभ बच्चन जी बहुत इसके प्रोग्राम्स में, ही वाज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट। तो इस तरह के जो वैक्सीनेशंस होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज को दिए जाते हैं टू प्रिवेंट डेडली डिजीजेस इन फ्यूचर, वो वैक्सीनेशन या उनको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स भी यूनिसेफ फंड करता है। एजुकेशन जो होता है छोटे बच्चों का, आप इस तरह से देख सकते हो, ये चीज़ें भी कम्युनिटी बेस्ड होती है, वॉलंटियर बेस्ड होती है। ऐसे प्रोग्राम्स भी बहुत डेवलपिंग कंट्रीज में यूनिसेफ प्रोवाइड करता है और करता आ रहा है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स दैट यूनिसेफ इज लेवरेजिंग फॉर चिल्ड्रन। अब इसके फंक्शंस हम क्लियर कट देख लेते हैं, चलो। 5 एनलिस्टेड 6 फंक्शंस, आप इसके कीवर्ड्स देख लेना और इसी तरह से अपने नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन हु स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड हैव हेल्थ कंसर्न्स एंड लुक्स आफ्टर देयर वेल बीइंग। ऐसे बच्चे, ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज, ऐसे नवजात शिशु जिसे बोलते हैं, जो सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कोई ऐसी डिजीजेज हो गई है, उनको उस टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको उस टाइम पे फीडिंग नहीं मिल रही है, ऐसे बच्चों की देखभाल कौन कर रहा है, यूनिसेफ कर रहा है। तो जो सर्वाइवल एक बेसिक नीड होती है सर्वाइवल की, राइट, वो चीज़ सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है कि जो बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, दे स्ट्रगलिंग फॉर दैट, उनकी देखभाल के लिए हमारा यूनिसेफ है, ठीक है। Provides services in primary healthcare, nutrition, basic education and sanitation in the developing countries. ये चारों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट करके रखना। अब इसकी मतलब समझ रहे हो आप, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, बेसिक जो आपकी ज़रूरत होती है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, यानी सर्दी जुकाम हो गया, कोई खोज खरोच आ गई, तो आपका सबसे पहले आप जिस डॉक्टर के पास जाओगे आपको प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले उनका जो फंडिंग होता है वो ऐसी सर्विसेज का यूनिसेफ देता है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे हम यूनिसेफ इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन ही बात करेंगे। न्यूट्रिशन, अब देखो बहुत बच्चे, बहुत लड़कियां स्पेशली जो होती हैं वो आयरन डेफिशिएंट होती है, उनकी डाइट में आयरन नहीं मिल रहा, B12 नहीं मिल रहा, वाइटामिन नहीं मिल रहे, उसकी वजह से क्या होता है, देखो आप बायो में पढ़ भी रहे होंगे, विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट स्टंटेड ग्रोथ जिसे बोलते हैं कि अगर आपने प्रोटीन नहीं खाया तो आप इतने के इतने रह जाओगे, आप ज़्यादा बढ़ भी नहीं पाओगे, एंड दिस इज एबनॉर्मलिटी। एक तो जेनेटिक्स होता है कि ठीक है अगर आपके पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड है तो वो आप शॉर्ट हाइटेड ही रहोगे, लेकिन वो न्यूट्रिशन की वजह से या डेफिशिएंसीज की वजह से आप प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो, उसकी चीज़ के बारे में। क्योंकि देखो यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी क्यों है, क्यों हम न्यूट्रिशन, एजुकेशन और इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो हेल्दी हो हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, हर तरीके से। वी वांट देम टू बी द हेल्दीएस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। बहुत सारे स्कूल्स में
टिल वेरी वेरी रिसेंटली ऑल्सो देयर वर नो वॉशरूम्स, जिसकी वजह से क्या होता था, हम क्या देखते थे, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि एनरोलमेंट ही नहीं करेगी ना स्कूल में, व्हेन देयर आर नो वॉशरूम फैसिलिटीज अवेलेबल, जब वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, वॉशरूम्स है तो पानी नहीं आएगा। तो इस तरह की जो चीज़ है कि ढंग से सैनिटेशन हो, साफ सुथरे वॉशरूम्स हो, साफ सुथरे पानी पीने का हो, यहाँ पे हेल्थ केयर हो, ये चीज़ें जो है जो बेसिक बच्चों को ग्रो करने के लिए, एक अच्छा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी है। ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज, दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय यूनिसेफ थ्रू फंडिंग, ठीक है। अब इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फंड्स फॉर ट्रेनिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन वर्कर्स, टीचर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट। अब यहीं से आ जाता है, देखो सैनिटेशन और हेल्थ केयर हमने देखा, तो सैनिटेशन और हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, एजुकेशन देखा तो एजुकेशन में हमें टीचर्स चाहिए, और न्यूट्रिशन देखा तो न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए। तो इनकी जो प्रोवाइडर्स होते हैं इन चारों चीज़ों के, प्रोवाइडर्स की ट्रेनिंग के लिए भी फंड्स यूनिसेफ देती है, ताकि वो ढंग से इन सर्विसेज को दे पाए, राइट। प्रोवाइड्स टेक्निकल सप्लाईज एंड स्टेशनरी मटेरियल, एजुकेशन सच एज पेपर एंड टेक्स्ट बुक्स। बहुत सारे कंट्रीज में एज बेसिक एज पेपर, पेन, पेंसिल, जो आपको स्टेशनरी सप्लाई, जो आपको लगता है ना कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत कंट्रीज में ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है, उनको मिलती ही नहीं है ये चीज़ें, देखी ही नहीं होती। इनफैक्ट काफ़ी बच्चों ने तो टेक्स्ट बुक का शक्ल नहीं देखा है, ऐसी कंट्रीज भी एग्जिस्ट करती है, ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे यूनिसेफ क्या करता है, फंडिंग देता है, सो दैट ये चीज़ें भी वहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। और टेक्निकल सप्लाईज यानी कि स्टेशनरी आइटम्स हो गई, मान लीजिए अगर स्मार्ट बोर्ड किसी अफ्रीकन कंट्री के किसी क्लासरूम में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए फंड्स चाहिए, राइट, वो भी इस तरह के फंड्स प्रोवाइड करे जा सकते हैं, ठीक है। It also provides helps to children during emergencies arising from natural calamities, civil wars and spread of epidemics. Epidemics, pandemics, ये चीज़ें तो हमने देख ही ली है किस तरह से अफेक्ट होती है, बच्चे इसमें कितने ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। यू मैड हैव ऑब्जर्व्ड ऑल्सो, कोविड में कितने ही छोटे छोटे बच्चों ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, फैमिलीज की फैमिलीज उजड़ जाती है। इस टाइम पे उनकी देखभाल करने वाला अगर कोई भी नहीं है, मान लीजिए वो गरीब है, उनको मतलब बिल्कुल ही डिसोन कर दिया गया है, तो कहाँ पे जाएंगे वो बच्चे। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। अगर कोई गलत हाथों में पहुंच जाते हैं तो कितना बड़ा रिस्क एज द सोसाइटी वी फेस, विच इज़ वाई कैलामिटीज, ऑल्सो कैलामिटीज, अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामीज आते हैं, फ्लड्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, वर्ल्ड में कितनी ही नेचुरल कैलामिटीज बनती रहती है, राइट। उस टाइम पे भी बच्चे कितने अफेक्ट होते हैं। सिविल वॉर्स तो आप देख ही रहे हो किस तरह से, यू सी दोज चिल्ड्रन की फोटोग्राफ्स, कभी कभी हम देखते हैं इसराइल पैलेस्टीन वॉर से आते हैं, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर से, घर के घर उजड़ जाते हैं और बच्चे बेचारे अनाथ हो जाते हैं। उस टाइम पे ऐसी ऐसी सिचुएशंस में कौन उनका हाथ थामने आएगा? यूनिसेफ उस टाइम पे जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो इन चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उनको फंडिंग पहुंचाती है, राइट। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। अब हमने ऑलरेडी देखा है कि हेल्थ केयर में तो यूनिसेफ बहुत काम कर ही रही है बच्चों के लिए। अब डिजीजेस सच एज ट्यूबिकुलोसिस, मलेरिया एंड स्किन डिजीजेस। ट्यूबिकुलोसिस एक ऐसा डिजीज है जो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, स्पेशली कहते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो होते हैं फैमिलीज, उसमें ट्यूबिकुलोसिस इज बिकम अ वेरी वेरी बिग पैंडेमिक। इट इज़ नेक्स्ट टू अ पैंडेमिक, येस इट इज़। तो इट अफेक्ट्स, इट इज़ अ फेटल डिजीज़ अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? बच्चों में एक वैक्सीन आता है जो बच्चों को दिया जाता है, BCG वैक्सीन करके बोलते हैं। ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यूनिसेफ प्रमोट करता है ट्यूबिकुलोसिस के खिलाफ। मलेरिया, मलेरिया आप देखो बच्चे बाहर खेलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर रहता है, वहीं से मलेरिया फैलता है, राइट। दीज आर ऑल बायोलॉजी टर्म्स व्हिच आई एम बाय द वे एक्सप्लेनिंग योर। अब बच्चों की क्या इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती है ना, इतना वो रेजिस्टेंट नहीं हो जाते हर बैक्टीरिया हर वायरस की तरफ। और दूसरा कि इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी बड़े ध्यान से देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको हर कोई आप मेडिसिन नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, अदरवाइज इनके लिए, बच्चों के लिए कोई भी छोटी सी डिजीज भी, जैसे डेंगू भी हो जाता है, इट बिकम्स वेरी वेरी फेटल फॉर देम। सो वी हैव टू टेक केयर। और इसी के लिए यूनिसेफ इस तरह के स्टेप्स लेता है ताकि इस तरह की जो डिजीजेस है वो ना फैले बच्चों में। Also, it speaks on the behalf of children and upholds the Convention on the Rights of Child and works for its implementation. अब Convention on the Rights of Child को आप कोरॉक, I hope you can see, yes, कोरॉक भी लिख सकते हो, ठीक है। और उस टेबल में भी लिख देना, बिकॉज फंक्शन आप उस टेबल में लिखने ही वाले हो आई सपोज।
ओरॉक जो है ये कन्वेंशन इस तरह से बनाया गया है जो चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि देखो बच्चे जो हैं बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, नाइव होते हैं, उनको समझ नहीं आती है, तो उनके खिलाफ क्राइम्स भी यूज होते हैं और उनको यूज करके भी क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत करी जाती हैं। इसलिए हमें चाइल्ड राइट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो एक्सप्लॉइट ना हो, उनकी ट्रैफिकिंग ना हो। और भी कोई चीजें हैं, मान लीजिए अगर पेरेंट्स ही उन पे कोई अब्यूज करे, जो अनजाने में कभी कभी हो जाता है, पेरेंट्स ऑल्सो टर्न अब्यूजिव, राइट? तो उस तरह की जो चीजें हैं उनकी मेंटल वेलबींग के लिए भी वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। एंड दैट इज़ वाई ये जो इस तरह के कन्वेंशन है टूवर्ड्स चिल्ड्रन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी ढंग से हो पाए, उसके लिए यूनिसेफ विल वर्क फॉर दैट। ठीक है, अब चलो ये सारे 6 के 6 पॉइंट्स हो गए हैं हमारे क्लियर। और अब एक यूनिसेफ का जो लोगो है वो ध्यान रखना गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चाइल्ड है और एक मदर है। ठीक है, यूएन का ही लोगो समझ लो, बिकॉज यहाँ पे ये ऑलिव लीव्स तो है ही, यहाँ पे ये ग्लोब है। और यूएन में क्या था, हम यहाँ देखते हैं पोलर रीजन होता है, राइट, इधर बना हुआ, यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड है। ठीक है, इसी तरह से आपको यूनिसेफ का लोगो याद रखना है। इसको डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन WHO, यूनेस्को या किसी और से लोगो, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो याद रखना। ठीक है, और ये फंक्शंस ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना ही है। अब देखो यूनिसेफ एंड इट्स प्रोग्राम्स इन इंडिया, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बट एक माइंड मैप की तरह मैंने आपको बता दिया है। तो एग्जाम्पल्स दोगे ना अपने जो फंक्शंस आप जब लिखोगे, एक आध एग्जाम्पल अगर आपने दे दिया तो वो एग्जामिनर को बहुत इंप्रेस कर जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा वो भी नहीं है ना डिफिकल्ट याद करने में, इंडिया के रिलेटेड ही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, नेशनल मिशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड नेशनल लिटरेसी मिशन, स्वच्छ पानी देने के लिए, लिटरेसी के लिए, वैसे भी हमने पहले फंक्शन में पढ़ाया। बस के एग्जाम्पल में अगर आप ये डाल दो कि यूनिसेफ अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग अ प्रोग्राम लाइक दिस, तो कितना ज़्यादा अच्छा वो आंसर आपका बन जाएगा। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ट्रीटमेंट, उसमें क्या देते हैं, एक पाउडर होता है जिसमें सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, वो होता है, उसको आप पानी में मिलाते हो और बच्चे को टाइम टू टाइम बार बार दिए जाते हो। क्यों? क्योंकि उसका बच्चे का बॉडी हाइड्रेटेड रहना जरूरी है डायरिया के टाइम पे। और ये आपको भी अगर लूज मोशंस होते हैं तो यू आर गिवन ORS, राइट, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये सब क्या होते हैं, दीज आर ऑल ORTs। तो ये चीज़ पे भी यूनिसेफ काम करता है, इस तरह की चीज़ पे। एक्सेलरेट द रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रूरल एरियाज में, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो क्या है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विस है जो हम रूरल एरियाज में देखते हैं। उसी तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लोकल कम्युनिटीज को डेवलप करते हैं ताकि बच्चों को वो पहुंचा सके अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर, राइट। एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत सीरियस डिजीजेस आगे जाके दे सकती है, और ये होता ही होता है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर्स ना हो, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट यानी सॉल्ट में आयोडीन मिला के उस तरह का सॉल्ट जो है, इनफैक्ट आजकल जो हमें सॉल्ट मिलता है वो वैसे ही होता है, लेकिन ये आयोडाइज सॉल्ट को जो है, ये एक प्रोग्राम बहुत सालों से इंडिया में चल रहा है ताकि आयोडीन की डेफिशिएंसी को कम किया जाए। ठीक है, तो यूनिसेफ प्रोग्राम्स इन इंडिया एज सच आपको टॉपिक रखने की जरूरत तो नहीं है। एक दो एग्जांपल्स आपको अगर अपने आंसर्स में जब आप फंक्शंस का पूछा जाए अगर आप लिखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालता है एग्जामिनर पे, इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अब WHO का सबसे ज़्यादा मेंशन हमने पैंडेमिक एरा में देख ही लिया था, बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। इसके बहुत सारे इनफैक्ट कंट्रोवर्सीज में भी थी, बिकॉज इसका अलग अलग स्टैंड था रिलेशन इन विथ रिलेशन टू द ओरिजिन ऑफ द पैंडेमिक, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ठीक है, इन कंट्रोवर्सीज में तो मैं पढ़ना ही नहीं है, लेकिन बस एक दिमाग में थोड़ा रहना चाहिए कि इस एम्ब्लम को हमने बहुत देखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। यूनिसेफ जो है वो बच्चों के, जो न्यूबॉर्न बेबीज है, चिल्ड्रन है और मदर्स है, उन पे ज़्यादा काम करती है, वहाँ पे टारगेटेड प्रोग्राम्स जो है कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में पहुँचाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया में हर किसी के लिए, हर किसी की ओवरऑल हेल्थ के लिए काम करता है। ठीक है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू ओवरऑल जो ह्यूमन काइंड है उनकी हेल्थ के लिए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, अब ये सारी की सारी एजेंसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है फॉर हेल्थ। 7th April is celebrated as the World Health Day every year. अब देखो I do not want to promote astrology or any of that sort, मैं बस आपको याद करने की थोड़ी बहुत ट्रिक्स बताती रहती हूँ कि आप एसोसिएशन से कैसे याद रख सकते हो। अब देखो ये अगर आपको याद करना ही है ना, 7th April कैसे याद करोगे, अप्रैल जो होते हैं, अप्रैल बॉन्ड्स, उनका जोड़िया क्या होता है, एरीज होता है ना।
तो एरीज एज अ जोडियक क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनिशिएटिव वाले होते हैं, तो उनकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। तो उसी से मैं ऐसे याद रखूंगी कि 7 अप्रैल में ही अब मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा किसी भी तरह, 7 अप्रैल को मैं इस तरह से याद कर लूंगी कि वर्ल्ड हेल्थ से रिलेटेड जो होगा वो महीना होगा अप्रैल का महीना, और वर्ल्ड हेल्थ डे उसी टाइम पे सेलिब्रेट करा जाएगा। तो ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी प्रमोट नहीं कर रही मैं यहाँ पे, लेकिन किसी किसी को इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप डेट्स को याद कर सकते हो, मैं काफ़ी करती थी। चलो ठीक है, तो ये एरीज से याद रख सकते हो। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका भी ऑब्जेक्टिव, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो सब कुछ कहाँ डालोगे आप अपने टेबल में, वो टेबल बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेक एफर्ट्स टू हेल्प पीपल टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ कैसे आती है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ठीक है, और साइकोलॉजिकली, तो हर तरह से जो है ओवरऑल वेलबीइंग कैसे आएगी इंसान की, उसकी तरफ एफर्ट्स डालेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है, एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबीइंग। मैंने जैसे कि अभी बोला, ओवरऑल जो एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह ही हमको हेल्थ को देखना है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छी हो और आप मेंटली अनस्टेबल हो, आप स्ट्रेस कर रहे हो, पैनिक ले रहे हो, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं कहलाएगी बेटा। इस चीज़ के लिए WHO भी इसी चीज़ को मानता है कि कंप्लीट ओवरऑल वेलबींग होगी तभी आप एक हेल्दी इंसान बनोगे, और उसी चीज़ को फोकस करने के लिए WHO काम करता है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, अब इसके हेडक्वार्टर्स ध्यान रखना है क्योंकि ये अलग है, जेनीवा इन स्विट्जरलैंड। ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, इसलिए उसका हेडक्वार्टर्स का कॉलम अलग बनाया गया है। इसका जो लोगो है इस तरह से है, देखो MCI के लोगो में भी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपके पेरेंट्स कोई डॉक्टर्स है तो आपने सिमिलर कुछ इस तरह का MCI का भी लोगो है। वन सर्पेंटाइन यू सी रेप्टाइल हियर एंड यू सी अगेन द ऑलिव लीव्स, तो ये इसी तरह का है। मदर एंड चाइल्ड यूनिसेफ में है, और यहाँ पे आप इस तरह से मेडिकल काउंसिल का भी इसी तरह से आता है। ये वाला जो लोगो है, ये एम्ब्लेम को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया है। इनका हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हो इस तरह का दिखता है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि लिखोगे तो आएंगे मार्क्स। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या क्या फंक्शंस है। आप एक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे ना कि क्या क्या ये काम कर सकता है, आपको लॉजिकली बहुत ज़्यादा कुछ तो आपको पता ही है, आपको बस इसको सिस्टमैटिकली इस तरह से इंफॉर्मेशन में लिखना है। अब फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स मेनी कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सिस्टम्स बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। देखो, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बोला है, हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो है हमारी, सिर्फ एक हॉस्पिटल अगर आप बनवा दोगे उससे इम्प्रूव नहीं हो जाती है, उसके अलावा भी बहुत सर्विसेज पे ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, सेफ फूड प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, हाइजीनिक एनवायरनमेंट में वो फूड बन रहा है या नहीं, न्यूट्रिशियस फूड बन रहा है या नहीं। आप सिर्फ एक बोलो कि रोज बर्गर एक किसी कंट्री में बिक रहा है और वो खा ले, खाना तो मिल रहा है पर क्या वो न्यूट्रिशियस फूड है? अगर नहीं है तो वो क्या हेल्थ रिपरकशंस नहीं रहेगा उस सोसाइटी पे? ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए WHO काम करता है, ताकि इनकी जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैसेट्स लाइक आई जस्ट सेड, उनको इम्प्रूव करोगे तो हेल्थ अच्छी होगी किसी भी कंट्री की, और इधर गाइडेंस जो है वो WHO देगा। दूसरा है, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल पर्पजेज। ड्रग्स एंड मेडिसिन अलग अलग क्यों है? देखो, पैरासिटामोल जो है इसको एक ड्रग भी बोलते हैं, तो हम वो दूसरे ड्रग्स की बात नहीं करें जो आप मूवीज में देखते रहते हो, वो चीज़ नहीं है ये। ड्रग्स एंड मेडिसिन से कंबाइंड, पैरासिटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ड्रग्स, राइट। जो आपके कोविड में आपने एमॉक्सिसिलिन भी ली होगी, या फिर कोई भी इस तरह के जो इंजेक्शन आपको चाहिए होंगे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे, राइट। ये सारी जो प्रोविजन है वो कौन देखता है? WHO देख सकता है, राइट। और मेडिकल पर्पसेस के लिए ही, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है, फॉर मेडिकल पर्पसेस, ठीक है। अब WHO has launched important programs to immunize children against measles, diphtheria, tetanus, tuberculosis, polio and whooping cough। ये जो डिजीजेस है ये सारी आपको याद रखनी है और इसको इसी तरह से मेंशन करनी ज़रूरी है, इसलिए याद रखना। मैंने आपको इसके लिए तो बोला भी था, राइट। कौन सा वैक्सीन यूज़ करते हैं? BCG वैक्सीन, ठीक है। BCG वैक्सीन यूज़ करते हैं। यहाँ पे पोलियो का वैक्सीन होता है, जो आपको लिक्विड 2 बूंद जिंदगी के जो मैंने आपको बोला है उसका वैक्सीन है। डिप्थीरिया हो गया,
वुपिंग कफ हो गया, मीजल्स, ये जो बीमारी है ये पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, बट थैंक्स टू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है या इम्यूनाइज करना क्या होता है, इसका मतलब ही ये होता है कि आप वैक्सीन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लिक्विड लेना होता है, न्यूबॉर्न को लेना होता है, बड़े होके भी आप कुछ कुछ वैक्सीन, जैसे आपने देखा ही होगा पैंडेमिक के टाइम पे बड़ों ने भी वैक्सीन लिए। तो ये सारी जो डिजीजेस है ये बाद में फेटल बन सकती है, इसीलिए इनको इम्यूनाइज करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर बाद में अटैक हो तो उनके पास इम्यूनिटी हो टू फाइट बैक अगेंस्ट दीज डिजीजेस, एंड दैट इज़ वाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी डिजीजेस इस वर्ल्ड में से जा भी चुकी है, बहुत सारी डिजीजेस बहुत सारी कंट्रीज से जा चुकी है थैंक्स टू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। इसलिए ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, बहुत प्रायोरिटी पे हर कंट्री लेती है और इसमें WHO पूरा योगदान अपना देता है। प्रमोट्स रिसर्च स्टडीज टू क्योर एंड प्रिवेंट डिजीजेस। अब देखो ये क्योर प्रिवेंट तो इसी से रिलेटेड हुआ। हमने पैंडेमिक के टाइम पे देखा था कि वैक्सीनेशंस को डेवलप कितनी स्पीड में करा गया, तो उसके लिए रिसर्च चाहिए होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होता है, पैसा भी चाहिए होता है, राइट। ये सारी चीज़ों के लिए WHO विल वर्क एंड फंड दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये रिसर्च के लिए भी, और मेडिकल फील्ड में तो रिसर्च इज द वन थिंग दैट इज हेल्पिंग अस टू मेक वैक्सीन। पर अभी कैंसर के लिए तो हमारे पास अभी भी क्योर नहीं है, राइट। तो ऐसी जो डिजीजेस है, तरह तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस और भी नई नई हमें देखने को मिल रही है, इन सब का जो है हमें तुरंत क्योर चाहिए, प्रिवेंशन कैसे करा जाए वो हमें पता होना चाहिए, और रिसर्च इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये रिसर्च, ये शोध कौन करेगा? हमारे साइंटिस्ट करते हैं, मेडिकल फील्ड में प्रोफेशनल्स होते हैं वो करते हैं, और उनकी फंडिंग के लिए WHO काम करता है, ठीक है। इट वर्क्स टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पहले भी बताया मैंने आपको कि जल तो जीवन ही है, अगर पानी ही ढंग से नहीं मिल रहा है, सेफ नहीं मिल रहा है, साफ सुथरा नहीं मिल रहा, आज भी हम अगर इंडिया के कोर विलेजेस में जाते हैं, अंदर ही अंदर डीप कोई विलेज एरिया है, वहाँ पे अगर आप कभी भी आपका जाना हो जाए, वहाँ का ना पानी का क्वालिटी आप देखना, जहाँ हम आज RO और वाटर प्यूरिफायर से तरह तरह की पानी टेस्ट करा करा के लेते हैं, अल्कलाइन वाटर और चारकोल वाटर, यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो WHO क्या करता है? गवर्नमेंट को पुश करता है, अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है तो वहाँ पे फंड्स पहुँचाता है, ताकि एटलीस्ट ये चीज़ तो वहाँ पे प्रोवाइड हो ही जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फैलती हैं, एंड इट लीड्स टू चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। टूवर्ड्स फाइटिंग डिजीजेज एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम स्प्रेडिंग। हम सब ने जो अंजाम होता है, डिजीज कैसे फैलती है, हमने एपिडेमिक नहीं, हमने पैंडेमिक देख लिया है। तो इस चीज़ को मैं क्या ही ज़्यादा समझाऊँ, आपको पता ही है। उस चीज़ को फाइट करने के लिए आपको मेडिसिन चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों को अवेल कर सको, और पहुंचाने की भी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन पहुंचे ही नहीं, तो कैसे इनको पहुंचाया जाए, वो डिप्लोमेसी बिटवीन कंट्रीज़, वो एजेंसी बनी WHO, ठीक है। अब देखो, इट मेक्स स्पेशल एफर्ट्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डायरियल डिजीजेज अमंग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चों का जो गट हेल्थ होती है बहुत सेंसिटिव होती है, कुछ भी उल्टा सुल्टा खा दे या ज़्यादा खा ले तो उनको डायरिया हो जाता है, ठीक है, या इनफैक्ट इवन पानी की वजह से। डायरियल डिजीजेस जो होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, गट सेंसिटिव होता है, बच्चों को डायरिया बहुत ईजिली हो जाता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला तो भी हो जाता है। तो इस टाइम पे स्पेशल एफर्ट्स, देखो लिखा भी है, स्पेशल एफर्ट्स आर मेड सो दैट ये ऐसी डिजीजेस जो है वो प्रिवेंट हो सके इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, और उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो सके, क्योंकि इससे बहुत सफ़र करते हैं, राइट। तो ये जो है ये सारे फंक्शंस है हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अब देखो आगे, आपने इसका लोगो भी आई एम श्योर समझ ही लिया है। अब आ जाते हैं हम यूनेस्को पे, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पे लोग सोशल लिख देते हैं। प्लीज़ सोशल मत लिखना। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इकोसॉक हमने लास्ट में पढ़ा भी था, राइट, प्रीवियस चैप्टर में। यहाँ पे एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो बनी थी 4 नवंबर 1946। टेबल में इसका सेटअप वाला डेट याद रखना, 45 के बाद 46 में ये बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर, अगेन कॉलम बनाया हुआ है आप लोगों ने, उसमें डालना, इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का है इन पेरिस, फ्रांस। अब आप ये देख रहे हो कल्चरल, कल्चर में फैशन भी आता है, राइट। और फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हम किसको बोलते हैं? पेरिस को बोलते हैं।
तो ग्लैम से याद रखना इस चीज़ को कि यूनेस्को जो है एक हैपनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर के बारे में बात करती है, डांसेस, हेरिटेज, इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगी। एंड इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में बनाया गया है, वाइब्रेंट सिटी, फैशन फॉरवर्ड सिटी, उस टाइप से, ठीक है। तो इस तरह से मैं याद करती थी, अगेन आई एम टीचिंग यू इन दैट वे ओनली, इन द वे आई वुड रिमेंबर समथिंग लाइक दैट, क्योंकि एक फैक्चुअली आप किसी चीज़ को रट्टा मारोगे याद नहीं रहेगी, इस तरह के एनालॉजीज बनाओगे तो चीज़ें इजीली दिमाग में घुसती है, ठीक है। अब इसका लोगो इस तरह से याद रखना, ये देखो, ये ऑलमोस्ट एजुकेशनल देख रहे हो आप, ये एक ऑलमोस्ट स्कूल की तरह ही तो दिख रहा है। तो ये इसका यूनेस्को का जो है लोगो है, इस तरह से बिल्डिंग है और इसके बीच में ये लिखा हुआ है कंबाइंड विद द टेक्स्ट, ठीक है, दैट इज यूनेस्कोज लोगो। एंड ये जो है ये इसका हेडक्वार्टर है इन पेरिस, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपने उसमें मेंशन करोगे। दूसरी चीज़ क्या मेंशन करोगे आप, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने कहा था कि एक लाइन इनफ होती है, प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग वेरियस नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल एक्सचेंज। देखो बहुत ही बड़ा लगेगा ये, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है यूएन के रिलेटेड आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन थ्रू एक्शंस इन, क्या लिखा इन्होंने, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, यूएन के 3 टर्म्स और इसके 3 टर्म्स को मिला के ऑब्जेक्टिव लिखना है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यूनेस्को के फंक्शंस पर। अब यूनेस्को के फंक्शंस किस तरह से हैं, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे द ई, एजुकेशन, तो इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, एजुकेशन की तरफ क्या है, साइंस की तरफ क्या है, कल्चर की तरफ क्या है, इन तीनों को इस तरह से अलग अलग पढ़ते हैं। तो फंक्शंस ऑफ यूनेस्को एंड एजुकेशन, अब देखो एजुकेशन के बारे में जैसे ही सोच तो अपने आप आपको फंक्शंस बनाने आ जाने चाहिए। कैसे, जैसे एजुकेशन के बारे में सोचोगे इसके स्टेक होल्डर्स क्या क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व जो भी एजेंसीज है। जब आप एजुकेशन के बारे में सोचते हो सबसे पहले क्या आता है, स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स में कौन कराएंगे, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस होते हैं वो सबसे पहले, देखो यूएन वैसे भी काम किसके लिए कर रहा है, वल्नरेबल सेक्शंस और अंडर प्रिविलेज को सबसे पहले टारगेटेड प्रोग्राम्स पहुंचाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स में सबसे पहले इनके बारे में बात होगी, विमेन एंड गर्ल्स एंड डिसेबल्ड, ठीक है। ये जो वल्नरेबल सेक्शन है हमने इनको एजुकेशन पहुंचाने के बारे में बात करी। दूसरा स्टेक होल्डर कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स के बारे में क्या है, प्रोवाइड ग्रांट्स एंड फेलोशिप्स टू टीचर्स एंड स्कॉलर्स एंड टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग थ्रू एजुकेशन। तो ग्रांट्स और फेलोशिप्स यानी अगर टीचर्स को भी ट्रेनिंग लेनी हो, आगे पढ़ना हो, रिसर्च करनी हो, पीएचडी करनी हो, अपना जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो अगर बढ़ाना है टीचर्स को, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो ये टीचर्स एक स्टेक होल्डर हो गए। तीसरे कौन होते हैं, जैसे दूसरे मिसलेनियस अगर आप लिखो, दूसरे लोग को आप क्या हेल्प कर सकते हो, एक तो स्टूडेंट्स जो आपके डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं जो पढ़ने आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमने विमेन और चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन ये सब देख लिया। उसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं उनको ओपन स्कूल या डिस्टेंस एजुकेशन से भी तो हेल्प किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई हाउसवाइफ है, अब वो पढ़ना, उनका जो स्कूल का टाइम था वो तो वो नहीं उस टाइम पे पढ़ पाई, लेकिन अभी उनको एजुकेशन लेना है, कुछ करके दिखाना है, कैसे कर सकती हैं, तो वो प्रमोट क्या करेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन स्कूल सिस्टम। हमारे इंडिया में भी ओपन स्कूल सिस्टम, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कोई एक रिमोट एरिया में कोई बैठा हुआ हो या बैठी हुई हो, लेडी हो, कोई ओल्ड एज पर्सन हो, वो वापस अपना एजुकेशन गैप कर सकता है। तो अगर आपकी ग्रैंड मदर को एजुकेशन लेना है इस उम्र में भी, वो ले सकती है थ्रू दीज प्रोग्राम्स। तो यूनेस्को जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी बिकम्स अ मेजर कीवर्ड, क्योंकि एजुकेशन को जब आप देखते हो तो इलिटरेसी ही तो हटानी है, बेसिक तो यही है ना। तो एजुकेशन लिटरेसी साइमल्टेनियसली यूज होगा, बट फर्स्ट एज अ प्रोग्राम यू विल फोकस ऑन लिटरेसी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये कर लिया, ओपन स्कूल, विमेन एंड चाइल्ड, यहाँ पे डिसेबल्ड को देख लिया, टीचर्स को देख लिया। बुक फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे। आप देखो बहुत सारे आपके स्कूल में भी बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ताकि बच्चा देख सके, एक्सपोजर ले सके दूसरी चीज़ों का, राइट। तो इस वजह से बुक फेयर्स और फेस्टिवल्स पढ़ाई को encourage करने के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कुछ अगर डिफरेंट होता है ना तो इंसान की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, विच इज़ द होल पॉइंट ऑफ सच फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है। प्रमोट एजुकेशन एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग।
अब देखो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का टूल एजुकेशन कैसे बन रहा है ये समझो। इफ़ यू आर लर्निंग अबाउट यूएन, ये यूएन इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है ना, फिर भी हम यूएन के बारे में पढ़े ताकि हम ग्लोबली क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे एफर्ट्स हो रहे हैं, इस चीज़ को समझ पाएँ। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 इंडिया डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हुआ था, मेजर कंट्रीज में इन्वॉल्व इंडिया तो था ही नहीं, फिर भी यू आर स्टडिंग। वाई? बिकॉज एजुकेशन में इसको इंक्लूड किया गया, आपके करिकुलम में इसको इंक्लूड किया गया, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अबाउट ग्लोबल इवेंट्स एज अ ग्लोबल सिटीजन। ठीक है, अब इस दुनिया में कुछ भी एक आइसोलेशन में कुछ नहीं रहा है कि हम इंडियन है तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ये सब। यू आर ऑल ग्लोबल सिटीजन्स। आपको बाहर की लैंग्वेजेस भी सीखनी चाहिए, बाहर का कल्चर सीखना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ वन। तो हर बच्चा एक ग्लोबल सिटीजन की तरह डेवलप हो सके, बिकॉज इन टुडेज टाइम दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो हर बच्चे को इस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए कि वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये कुछ आप इस तरह के इंटरनेट पे इमेजेस देखते भी होंगे, ये यूनेस्को के प्रोग्राम्स है जो इंडिया में या बाहर भी हम देखते हैं कि कंडक्ट होते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ यूनेस्को इन साइंस एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज, क्योंकि यूनेस्को के टर्म में सेकंड क्या है, ई के बाद एस है, विच इज साइंटिफिक। ठीक है, यूनेस्को ऑर्गेनाइजेस सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज ऑफ साइंटिस्ट। कुरियर जो है, ये याद रखना है आपको, कुरियर इज द ऑफिशियल मंथली मैगजीन ऑफ यूनेस्को जो साइंटिफिक टेम्पर को, रिसर्च माइंडसेट को बढ़ाती है। इसे कुरियर जो है मंथली मैगजीन, दिस इज रिलेशन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जब अपने यूजी या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में आओगे तो आप रिसर्च का पेपर, आपको जो डिसर्टेशन है उस तरह का हर बच्चे को करना होता है। दिस इज अ कंपल्सरी प्रोविजन इन आर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, राइट। जो भी स्ट्रीम लोगे आपको करना ही करना है। तो उस प्रोजेक्ट में, उस रिसर्च वर्क में आप कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कर सकते हो। कॉन्फ्रेंसेस जगह जगह पे होती है, पेरिस में होती है, बहुत कंट्रीज में, इवन इन इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होल्ड की जाती है जहाँ पे आप अपने पेपर को, अपने रिसर्च को प्रेजेंट करते हो। तो इस तरह से क्या है, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ता है, यानी एक माइंडसेट बनता है। हम क्या बहुत ही कभी कभी कुछ होते हैं ना, कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक होते हैं, या फिर कोई टैबू होता है, कोई सुपरस्टिशंस होते हैं। आज भी इंडिया में हम वी आर डीलिंग विद दीज थिंग्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ही कोशिश करती है कि अपना साइंटिफिक टेम्पर बढ़े, ताकि लॉजिकली लोग चीज़ों को समझे और इन सुपरस्टिशन से, कोई ऐसे रिचुअल्स जो बिल्कुल ह्यूमन काइंड के लिए डेंजरस हो जाते हैं, ऐसी चीज़ों में ना आए लोग। इसके लिए साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिक, रैशनल, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है थ्रू यूनेस्को। उनकी जो कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो इसी के लिए होते हैं। ठीक है, it promotes research studies in geology, mathematics, physics and oceanography। जियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो हमारे अर्थ की क्रस्ट में जो रॉक्स है उनकी स्टडी को, उनकी रिसर्च को प्रमोट करता है। ओशनोग्राफी यानी ओशंस में, अभी भी हमारे डेप्थ ऑफ ओशंस में इतना कुछ है जो अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत रिसोर्सेज होंगे, उन चीज़ों का एक्सप्लोरेशन, उन चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए प्रमोशन होता है थ्रू यूनेस्को। ठीक है, इट एनकरेजेस study of social sciences to focus attention on combating all forms of discrimination। सोशल साइंसेस क्या हुई, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गवर्नेंस हो गई, पब्लिक पॉलिसी समझ में आनी है, सोशोलॉजी हो गई। डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगी। अब देखो, अगर आप सोशोलॉजी पढ़ोगे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे, ऐसी जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, व्हाट दे डू इज इट हेल्प्स अस डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटीज, कास्ट, क्रीड, रेस। ये चीज़ें जो हैं, ट्राइब्स हैं, हमारी कंट्री में तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल। ठीक है, तो इसके लिए रिसर्च जो है वो करी जाती है और ये प्रमोशन होता है इन सोशल साइंसेस का, ताकि हम डिस्क्रिमिनेट ना करें। वी अंडरस्टैंड एंड वी डेवलप अ बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज एंड एम्पैथी फॉर ऑल ऑफ दी सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, इट हेल्प्स इन करेक्टिंग इम्बैलेंस इन द एग्जिस्टिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैन पावर। देखो, कहीं कहीं पे साइंस अच्छे से डेवलप हो रही है। वी हैव डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे बहुत अच्छा साइंटिफिक टेम्पर है, दे बिलीव इन लॉजिक, रैशनल। और कुछ कंट्रीज आज भी इतनी अंडर डेवलप्ड है कि जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच पाया है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो इम्बैलेंस है, इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए यूनेस्को वर्क्स। तो यूनेस्को क्या करता है, हो सकता है वहाँ पे कोई एक सेंटर सेटअप कर दे एक ऐसी कंट्री में, तो वहाँ पे साइंस का प्रमोशन हो। ठीक है, या फिर
यूएस के कुछ साइंटिस्ट को उस कंट्री में भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ रह के रिसर्च करे। तो वहाँ पे क्या एक साइंटिफिक जो है माइंडसेट वहाँ पे प्रोलिफरेट होता है, वहाँ पे स्प्रेड होता है। तो ये जो इम्बैलेंस है कि डेवलप कंट्रीज में बहुत ज़्यादा साइंस और डेवलपमेंट हो जा रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है कोई कंट्री में, तो इस तरह से इसका इम्बैलेंस जो है वो चेक किया जाता है। ईदर थ्रू मैन पावर, खुद ही आप मतलब अपना जो डेवलप कंट्रीज से वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र करो, या फिर एंकरेज करो कि वहाँ पे अपने आप से इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बने कि लोग साइंस एंड टेक में ज़्यादा आए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फंक्शंस ऑफ यूनेस्को इन कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन। बेसिक चीज़ है। प्रेस, फिल्म्स, वीडियो डिवाइसेस और फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मीडिया फ्रीडम के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। यूनेस्को जो है वो जर्नलिज्म को जो है इट प्रोटेक्ट्स, वो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट डालता है कि जो जर्नलिस्ट है वो सेफ फील करे, ताकि अपने जो मुद्दे हैं, अपनी वॉइस है, वो बहुत ही फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। बिकॉज टुडे जर्नलिज्म पीपल से इज़ अ डाइंग प्रोफेशन। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि लोग डर जाते हैं या पैसों में लोभी हो जाते हैं और अपनी जो है ओपिनियंस है या एक्चुअल फैक्ट्स है उसको प्रेजेंट ढंग से नहीं किया जा रहा है। यूनेस्को जो है वो प्रमोट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया को, ताकि वो अपने ओपिनियंस या फैक्ट्स जो है वो ढंग से और क्लियरली रख सके पीपल के आगे। ठीक है, तो वेदर इट इज press, so when it comes to press and media, it can be radio, television और newspapers, print media, आजकल तो electronic media यानी social media पे जो journalism होता है, हर जगह यूनेस्को मेक्स इट वेरी वेरी क्लियर। वो प्रमोट करता है, रिवॉर्ड करता है ऐसे जर्नलिस्ट को, ऐसी प्रेस हाउसेस को, मीडिया हाउसेस को जो निर्भय और निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं, यानी एकदम न्यूट्रल एंड फियरलेस जर्नलिज्म करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर टुडे, इजंट इट? तो ये चीज़ें इवन इन फिल्म्स एंड वीडियो डिवाइसेस। अब फिल्म्स कैसी होती है, देखो जब आप डॉक्यूमेंट्रीज की बात करते हो, ऐसी फिल्म्स जो अवेयरनेस लाती है, ऐसी फिल्म्स जो सटली ही समझो, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ यू वुड हैव सीन लापता लेडीज, talks about women empowerment in a such a subtle and powerful way, right? ये एक बेसिक एग्जांपल है। ऐसी फिल्म्स को प्रमोट करना, ऐसी फिल्म्स को रिकग्निशन देना, ऐसे काम यूनेस्को करता है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो यूनेस्को प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आ जाते हैं यूनेस्को इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब यहाँ तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि न्यूज़ में जो देखते हो ना, तो यूनेस्को इन टर्म्स ऑफ दिस पॉइंट यू विल सी मेजरली it provides finance, technical advice and equipment for the preservation of monuments and other important works of art. अब अगर मोनालिसा की पेंटिंग खराब हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है, या फिर उसको प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट वो फ्रांस का तो धरोहर ही है, राइट? तो इस चीज़ के लिए यूनेस्को जो है वो रिसर्च लगाएगा, रिसर्च को फंड करेगा कि कैसे इस चीज़ को प्रिजर्व करी जाए, एंड पैसे फंडिंग भी अगर चाहिए तो वो प्रोवाइड करी जाती है। सिमिलरली ताजमहल पे अगर हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन की वजह से ताजमहल की जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं टार्निश हो रही है। ताजमहल तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, राइट? इंटरनेशनली इसका रिकग्निशन है, तो इसको किस तरह से बेस्ट प्रिजर्व करा जाए, उसके लिए टेक्निकल नो हाउ जो है या फिर फाइनेंस है, उस चीज़ों को भी प्रोवाइड किया जाता है थ्रू यूनेस्को। एंकरेजमेंट टू आर्टिस्टिक क्रिएशंस इन लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी इनके हमारे दिग्गज आर्टिस्ट हैं उनको एंकरेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, रिकग्निशन दिया जाता है। इट वर्क्स टुवर्ड्स द कल्चरल डेवलपमेंट through the medium of fine arts and sends cultural missions to various countries in promoting peace and prosperity. अब देखो, कल्चर को प्रमोट करना बहुत बड़ा हिस्टोरिकली भी एक मीडियम रहा है टू यूनाइट डिविजिव ग्रुप्स। अगर आप आज भी कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने सुन रहे हो, और आई एम श्योर सभी सुन रहे हैं, ठीक है, बसूरी किसने नहीं सुना है, ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट का सॉन्ग है। देखा जाए तो आप उसके कमेंट सेक्शन में भी अगर आप देखोगे, इतना भाईचारा दिखेगा जो आप कहीं और नहीं देख सकते। सोशल मीडिया पे अगर लड़ भिड़ भी रहे हो, उसके कमेंट सेक्शन में तो भाईचारा ही दिखता है। सिमिलरली हमारे कोक स्टूडियो या हमारे जो म्यूज़िक है वहाँ के लोग उसको भी पसंद करते हैं। हमारे मूवी स्टार्स के फैन ग्रुप्स दूसरे देशों में भी हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कल्चरल डिप्लोमेसी होती है, यानी हमारे जो कंट्री के आर्ट्स है, आर्टिस्टिक जो पर्सनालिटीज़ हैं, इनफैक्ट इवन स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर, राइट? आज क्रिकेट इतना बड़ा हमें ग्लोबल लेवल पे रिकग्निशन देता है। पीपल नो विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर, दे मे नॉट नो आवर अदर पर्सनालिटीज, लेकिन स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स जो है
फाइन आर्ट्स जो है, मूवीज है, म्यूजिक है, ये सारी चीजें हमें रिकग्निशन देती है वर्ल्ड लेवल पे, एंड नॉट जस्ट इंडिया लेवल पे मैं बता रही हूँ, दूसरे कंट्रीज के भी बारे में हम जानते हैं उनके आर्ट्स के थ्रू, राइट। आज अगर हम पेरिस में सोचते तो हमें मोनालिसा याद आती ही आती है। अगर हम इंग्लैंड के बारे में सोचते हो और अगर लड़के हैं इसको देख रहे तो उनको पता होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, चेल्सी हो गया, रियल मैड्रिड स्पेन से हमको एसोसिएशन उन कंट्रीज का इस तरह से हो रहा है, राइट। कल्चर एक ऐसी चीज होती है दैट कैन एक्चुअली ट्रिगर फ्रेंडशिप्स, दैट कैन एक्चुअली ट्रिगर पीस एंड दैट कैन एक्चुअली ट्रिगर फेमिलियरिटी। इसीलिए प्रमोशन करते हैं यूनेस्को, इन चीज़ों का डेवलप करते हैं ताकि रिकग्निशन मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कंट्री के बारे में भी जान पाए, उस कंट्री का भी डेवलपमेंट हो और ग्लोबल लेवल पे भी उसको रिकग्निशन मिले, एंड कल्चरल मिशंस भी दूसरी कंट्रीज़ में यूनेस्को भेजता रहता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज जो है उसको प्रमोट करने के लिए यूनेस्को काम करता है। यू वुड हैव आल्सो हर्ड अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगर आपकी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, अगर आपकी सिटी बन चुकी है तो कमेंट्स में लिखना, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, राइट। मैं अहमदाबाद से हूँ तो मेरी सिटी तो है। चलिए, तो इस तरह से यूनेस्को काम करता है। अब आ जाते हैं हम इंडियाज एसोसिएशन विथ यूनेस्को। जैसे कि मैंने कहा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स काफ़ी सारी इंडिया में हैं जिसको रिकग्निशन मिला। यूनेस्को का मेंबर इंडिया कब से है? 1946 से है। अपनी टेबल में लिख देना, ठीक है, ये चीज़ भी आनी चाहिए। 1949 में नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और इसीलिए देखो यूनेस्को, इंडिया तो कल्चरली सुपर सुपर रिच है, हम सब जानते हैं, डाइवर्सिटी इतनी है, हर स्टेट का अपना डांस, अपना खान पान, अपना म्यूज़िक, हर चीज़ होती है, राइट। इतने यूनिक फेस्टिवल्स है हमारे पास। तो इंडिया के पास तो बनता था नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना, बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, राइट। 5 सब कमिटीज है इसकी: एजुकेशन, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। National Commission promotes programs of UNESCO and it helps its participants to international conferences, seminars और workshops, क्योंकि हमने पहले भी देखा है चाहे वो साइंस हो चाहे वो कल्चरल के मिशंस हो, इंडिया भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यूनेस्को को भेजता है। एंड यूनेस्को प्रोवाइड्स फंड्स एंड वेरियस एक्सपर्ट सर्विसेज फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेवरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक द ताजमहल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो यूनेस्को और इंडिया का इस तरह का रिलेशन है अपना, और टाइम टू टाइम इसका एक्सचेंज चलता ही रहता है, एज यू वुड सी। अब देखो ये क्वेश्चन वन है, मैंने ये क्वेश्चन अपने आप में तो प्रीवियस चैप्टर यानी यूएन का है, लेकिन मैंने उसको डाला नहीं था, इससे मैंने यहाँ डाल दिया है। बोथ दिस चैप्टर्स आर एब्सोल्युटली इंटरट्वाइंड, सो माइट एज वेल डू इट हियर। Disarm, decolonize and develop are the 3 objectives of the UN Security Council as the primary responsibility for the maintenance of international peace and security. ये 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ये assertion reasoning का, आप समझ लो इसको क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, you do not have to be stumped. assertion reasoning का ये क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए आपको सॉल्व और इसका अप्रोच सिखाने के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। इसमें 2 इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है क्या बी जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ए को। सिक्योरिटी काउंसिल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है इसकी, और ये जो इसके न्यू ऑब्जेक्टिव है, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, एक दूसरे को ऑपोजिट लग रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं है ना, तो इसको आप एलिमिनेट करो। दूसरा है बी इज द रीजन फॉर ए। ये 3 जो है ये तो न्यू ऑब्जेक्टिव्स है। सिक्योरिटी काउंसिल कब से बना हुआ है, क्या इसका रीजन ए है? तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। A is true but B is false. चलो A तो true है, 3 new objectives decolonize, disarm, decolonize, develop बने हैं, ये याद रखना है। क्या B false है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है इसकी, है ही, हमें पता ही है, तो ये भी जाएगा। लास्ट क्या बचता है? A and B are independent of each other. Yes, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये दोनों सही स्टेटमेंट्स है, लेकिन इनके बीच में आपस में कोई लिंक नहीं दिख रहा है, राइट। कोई ऐसा लिंक है ही नहीं इनका। ये अपना एक फंक्शन के बारे में बात कर रहा है यूएनएससी का, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन के बारे में बात कर रहा है, इसका एक्चुअल लिंक नहीं है, विच इज वाई यू विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन। इस तरह से असर्शन रीजनिंग के बहुत प्रैक्टिस हम आने वाले अपने जो सेशन से, जो डेडिकेटेड आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए सेशन होंगे, तब हम करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दो सेक्शंस। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इज द वे टू एक्चुअली स्कोर 100 on 100 in any subject. अब match the following है, I'll just move out of the screen. Give me your answer in the replies. अब इसमें ये क्वेश्चन भी यूएन वाले चैप्टर में रिपीटेड था, लेकिन इसमें ये जो क्वेश्चन है ये वाला है मेजर एजेंसीज का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगेन आई विल मूव आउट ऑफ द स्क्रीन।
4 मार्क का क्वेश्चन है, सो यू विल हैव टू प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स अच्छे से इस आंसर में। ये भी आंसर आप अपने कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। दिस इज सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में देखने हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपके फ्रेंड्स को हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में आंसर्स लिख देना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई भी आपको चैप्टर जल्दी से जल्दी सीखना हो, तो उसको भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।